हेलो स्टूडेंट्स, आज हम उत्तराखंड बोर्ड के भौतिक विज्ञान विषय प्रतिदर्श प्रश्न पत्र 2024 को हल करने जा रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम 1 अंक और 2 अंकों के प्रश्नों को हल करेंगे। यहाँ पर प्रश्न 1 का जो पहला खंड है, एक सेल का वैद्युत वाहक बल ई वोल्ट है और इसे लघुपथित करते हैं तो इसका टर्मिनल वोल्टेज होगा। लघुपथित यानी इंग्लिश में इसको कहा जाता है शॉर्ट सर्किट। इस स्थिति में बैटरी के दोनों टर्मिनल आपस में जुड़ जाते हैं और सर्किट का जो प्रतिरोध होता है वो शून्य हो जाता है और धारा अपने मैक्सिमम मान को प्राप्त करती है। यह मान E/R के बराबर होता है, जहाँ E बैटरी का EMF है और R बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध है। हम जानते हैं टर्मिनल वोल्टेज और EMF के मध्य संबंध V = E-IR। I के स्थान पर E/R रखने पर हमें टर्मिनल विभव 0 प्राप्त होता है। अतः विकल्प C 0 सही उत्तर होगा। प्रश्न 2, निम्न में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? तो चारों विकल्प में विकल्प C सही है, क्योंकि बीटा किरणें रेडियो एक्टिव परमाणु द्वारा उत्सर्जित किरणें होती हैं। खंड 3, प्रकाश वैद्युत प्रभाव से संबंधित प्रयोग में आपतित प्रकाश की आवृत्ति को दुगना करने पर निरोधी विभव कितना होगा? निरोधी विभव इसे हम V0 से प्रदर्शित करते हैं। इलेक्ट्रॉन की महत्तम गतिज ऊर्जा का संबंध निरोधी विभव से eV0 से प्रदर्शित करते हैं। इसको समीकरण 1 मान लीजिए। अब आइंस्टीन की प्रकाश वैद्युत समीकरण के अनुसार महत्तम गतिज ऊर्जा बराबर होती है hν - W की, जहाँ ν प्रकाश की आवृत्ति है और W कार्यफलन है। प्रश्न में दिया गया है आवृत्ति को 2 गुना करने पर। अब हम समीकरण 2 में ν के स्थान पर 2ν को रखेंगे तो निरोधी विभव V0 हमें प्राप्त होगा। हल करने पर हमें प्राप्त हुआ V0 = 2V0 + W/E, यानी अब निरोधी विभव पूर्व में निरोधी विभव के 2 गुना और उससे थोड़ा अधिक, यहाँ पर प्लस W/E भी आया है, तो विकल्प C सही होगा, दुगने से अधिक होगा। चौथा खंड, 3 पदार्थों के ऊर्जा बैंड आपको दिए गए हैं। पहले में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के जो गैप है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा है। दूसरे चित्र में आप देख रहे हैं वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है। तीसरे में इलेक्ट्रॉन Eg जो है बैंड गैप है वो 0 है। तो ध्यान से देखें, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन गैप 3 से ज़्यादा होता है वो होता है कुचालक, यानी पहला जो है वो कुचालक से संबंधित है। दूसरा अर्धचालक, इसमें एनर्जी बैंड गैप 3 से कम होता है। तीसरा चालक के लिए है, क्योंकि इसमें वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होते हैं, यहाँ पर बैंड गैप 0 होता है। तो जो इसका उत्तर होगा कुचालक, अर्धचालक और चालक। लेकिन ध्यान दें, अगर आप इंग्लिश माध्यम अंग्रेजी माध्यम में पेपर को कर रहे हैं तो इसका ऑप्शन कुचालक के लिए यहाँ पर सेमीकंडक्टर, अर्धचालक के लिए कंडक्टर और चालक के लिए इंसुलेटर लिखा गया है, जो गलत है। यहाँ पर जरा ध्यान देंगे। 5वां खंड, हाइड्रोजन परमाणु के मूल ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग है। हम जानते हैं बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज n/h/2π होता है।
मूल ऊर्जा स्तर पूछा गया है तो n के स्थान पर हम 1 रखेंगे। कोणीय संवेग h/2π प्राप्त होगा, तो विकल्प बी सही होगा। भाग 6, वायु के सापेक्ष कांच और जल का अपवर्तनांक दिया गया है। इसे हम इस तरीके से लिखते हैं, A फॉर वायु एयर, G ग्लास, N अपवर्तनांक। वायु के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक 3/2 दिया गया है। इसी प्रकार एयर के सापेक्ष वाटर का अपवर्तनांक 4/3 दिया गया है। हमें ज्ञात करना है कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक WNG इक्वल टू हो जाएगा, ग्लास का हमें निकालना है तो एयर के रिस्पेक्ट में जो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसे आप ऊपर लिखेंगे, डिवाइडेड बाय एयर के रिस्पेक्ट में वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बराबर जब हम मान रखेंगे तो आंसर आएगा 9/2, 9/8। 3/2 डिवाइडेड बाय 4/3, यहाँ 3 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 3 = 9, डिवाइडेड बाय 4 × 2 8, तो आंसर होगा 9/8, विकल्प बी। 7वां खंड, यदि आवेशित कण का वेग दुगना तथा चुंबकीय क्षेत्र का मान आधा कर दिया जाए तो आवेशित कण के मार्ग की त्रिज्या क्या होगी। त्रिज्या कहा है मार्ग यानी सर्कुलर पाथ है, और सर्कुलर पाथ के लिए जो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स अभिकेंद्रीय बल जो होता है वो हमें लॉरेंज फोर्स से प्राप्त होता है। तो लॉरेंज फोर्स QVB इक्वल टू mv²/r हम रखेंगे। यहाँ से हमें रेडियस प्राप्त हो जाएगी mv/QB, v से v यहाँ पर कैंसिल हो रहा है। इक्वेशन 1। प्रश्न के अनुसार अब हम वेग को दुगना रखें, v के स्थान पर 2v रखें और b के स्थान पर b/2 चुंबकीय क्षेत्र का मान आधा कर दें। मान रखने पर जो नई त्रिज्या है r' इक्वल टू 2mv डिवाइडेड बाय q b/2, 2 अंश में चला जाएगा, 2 का 2 से गुणा 4, आगे की जो टर्म है mv/QB, इक्वेशन 1 से यह वैल्यू r की है, अतः जो नई त्रिज्या होगी वह पहली त्रिज्या के 4 गुना हो जाएगी, तो विकल्प सी इसका सही उत्तर होगा। खंड 8, वैद्युत रोधी तार की एक कुंडली एक बैटरी से संयोजित है। यदि इसे गैल्वेनोमीटर के पास लाया जाए तो इसका सूचक विक्षेपित हो जाता है, क्यों? आइए इसे चित्र के माध्यम से समझें। हमने एक वैद्युत रोधी तार लिया है और इसको एक बैटरी से लगा दिया है। बैटरी से लगाया है तो अब इस तार में करंट फ्लो होगी। करंट फ्लो होने पर इस वायर में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। अब इस वायर के साथ हमने एक गैल्वेनोमीटर को जोड़ा है। गैल्वेनोमीटर के भीतर एक बार मैग्नेट होता है, छड़ चुंबक होता है। तार का जो मैग्नेटिक फील्ड है, इस बार मैग्नेट में एक टॉर्क लगाता है, एक बलाघूर्ण लगाता है, जिसके कारण गैल्वेनोमीटर में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने लगता है। और मैग्नेटिक फ्लक्स अगर चेंज होता है तो गैल्वेनोमीटर में एक करंट इंड्यूस होगी, और इसी करंट के कारण, इंड्यूस करंट के कारण, प्रेरित धारा के कारण इसमें एक डिफ्लेक्शन, इसका जो सूचक होता है वो विक्षेपित हो जाता है। तो इसका जो उत्तर होगा, प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, विकल्प ए। अब यहाँ पर अभिकथन और कारण, असर्शन एंड रीजन के क्वेश्चन आए हैं। इसमें 4 विकल्प होते हैं। विकल्प ए में अभिकथन और आर
रीज़न दोनों ही सत्य हैं और जो कारण है वो उसको ए की सही व्याख्या करता है। विकल्प बी में ए और आर दोनों सत्य, आर ए की व्याख्या नहीं करता है। सी में ए सत्य और आर असत्य। डी ए और आर दोनों असत्य हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास, पहला भी कथन है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव समविभव पृष्ठ के लंबवत होती है, जो बिल्कुल करेक्ट है। रीजन, समविभव पृष्ठ पर किसी विद्युत आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाने पर कार्य शून्य होता है। कथन और कारण दोनों ही सही हैं, लेकिन क्या कारण इसका सही एक्सप्लेनेशन करता है, तो इसको हम प्रूफ करेंगे। देखिए, अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है और हम वहाँ पर एक टेस्ट चार्ज है Q0, उसको एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट करवाएं dr। डिस्प्लेसमेंट करवाने पर जो हमने कार्य किया, जो सूक्ष्म वर्ग होता है dw इक्वल टू होगा फोर्स F डॉट dr। हमें पता है कार्य एक स्केलर क्वांटिटी है, तो डॉट प्रोडक्ट होगा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में। यहाँ पर मैं फोर्स के स्थान पर इलेक्ट्रिक फील्ड में लगने वाला, चार्ज में लगने वाला जो फोर्स है Q0E रखती हूँ। अब हम जानते हैं समविभव पृष्ठ में वर्क डन जो होता है वो 0 होता है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर, जो हमें रीज़न कारण में जो लिखा है। dw को 0 रखने पर E डॉट dr हमें शून्य प्राप्त होगा। और हमें पता है डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट शून्य कब होता है, जब दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों, यानी E और जो सरफेस है, पृष्ठ है, वो एक दूसरे के लंबवत होंगे। तो A का व्याख्या R करता है, इसलिए जो विकल्प A है वो बिल्कुल सही है। दूसरा अभिकथन है, जब श्वेत प्रकाश कांच के प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह अपने अवयवी रंगों में टूट जाता है। ये भी सही है, क्योंकि हम देखते हैं प्रिज्म में जैसे ही वाइट लाइट पास होती है ये अपने 7 कलर में स्प्लिट हो जाता है, तो ये सही है। रीज़न, प्रकाश की आवृत्ति एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर परिवर्तित हो जाती है। रीज़न गलत है। क्यों? क्योंकि दूसरे माध्यम में जाने पर, रिफ्रैक्शन में हमेशा ध्यान रखिए, केवल स्पीड और वेवलेंथ, चाल और तरंग दैर्ध्य ही परिवर्तित होती है, फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होती, इसलिए रीज़न गलत है। तो विकल्प सी इसका आंसर होगा, जिसमें ए सही है लेकिन आर असत्य है। प्रश्न 2, 1 मार्क्स के आ रहे हैं हमारे पास। प्रश्न 2, आवेशित खोखले गोलीय कोश के केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव कितना है? कोई भी होलोस्फेयर या खोखला गोला जो होता है उसमें चार्ज उसके सरफेस में डिस्ट्रीब्यूट होता है, उसके अंदर कोई चार्ज नहीं होता, तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अंदर 0 हो जाएगा। विभव कितना होगा? तो यहाँ पर एक रिलेशन हम जानते हैं, E इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr। अगर E 0 होगा तो डिफ्रेंसिएशन किसी क्वांटिटी का 0 कब होता है? जब वो क्वांटिटी कांस्टेंट होती है, यानी जो V है, पोटेंशियल है, वो क्या होगा? नियत होगा, कांस्टेंट होगा। यानी हम कह सकते हैं गोलीय कोश के भीतर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 और विभव नियत होता है। प्रश्न 3, एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ का शक्ति गुणांक 0.5 है। परिपथ में धारा तथा वोल्टेज के मध्य कालांतर क्या होगा? cos फाई हमको दिया गया है, शक्ति गुणांक जिसे हम कहते हैं 0.5। डेसिमल अगर हम इसका हटाएं तो ये हो जाएगा 5/10। इसे सॉल्व करते हैं, 5 2 ज़ा 10, 1/2। 1/2 cos में 60 डिग्री की वैल्यू होती है, यानी आप कह सकते हैं फाई इक्वल टू 60 डिग्री। डिग्री को हम अगर रेडियन में चेंज कर दें, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे पाई बाय 180 से,
और आंसर आ जाएगा आपके पास π/3, यानी धारा और वोल्टेज के मध्य कालांतर π/3 होगा। प्रश्न 4, एक उत्तल लेंस को एक तरल पदार्थ में डुबोया जाता है जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक के बराबर हो। यानी एक पतले लेंस के लिए फोकल लेंथ का फॉर्मूला होता है n2/n1 - 1 1/r1 - 1/r2। यहाँ पर सेम अपवर्तनांक वाले द्रव के साथ डुबाया जा रहा है, यानी n1 बराबर n2। ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो जो राइट हैंड साइड की टर्म है वो 0 हो जाएगी। 0 हो जाएगी, 1/f = 0, सो f = 1/0। किसी भी टर्म को अगर आप 0 से डिवाइड कर रहे हैं तो इनफाइनाइट आता है, तो फोकल लेंथ हो जाएगी इन्फिनिटी। क्वेश्चन 5, किसी अर्ध तरंग दिष्टकरण में निर्गम आवृत्ति क्या होगी यदि निवेशी 5 हर्ट्ज है। निवेशी यानी इनपुट और आउटपुट आपने निकालनी है। तो इसमें ध्यान रखेंगे, जब भी कोई हाफ वेव रेक्टिफायर होगा, अर्ध तरंग दिष्टकारी होता, उसमें आउटपुट और इनपुट दोनों फ्रीक्वेंसी हमेशा बराबर होती हैं। यानी इनपुट हमें 50 हर्ट्ज दिया है तो आउटपुट भी 50 हर्ट्ज होगी। यही क्वेश्चन अगर पूर्ण तरंग दिष्टकारी के लिए होता, ध्यान दें, वहाँ पर जो निर्गम आवृत्ति है निवेशी आवृत्ति के 2 गुने होती है। यानी अगर 50 हर्ट्ज इनपुट दिया है तो आउटपुट में 100 हर्ट्ज प्राप्त होगी। किंतु दिए गए प्रश्न में 50 हर्ट्ज ही रहेगी क्योंकि हमें अर्ध तरंग दिष्टकारी पूछा गया है। प्रश्न 6, L भुजा वाले घन के केंद्र पर एक आवेश रखा गया है Q। घन के प्रत्येक पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा। गॉसेस लॉ के अकॉर्डिंग phi = Q/ε0, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो लॉ है। लेकिन हमें पता है क्यूब के 6 फेसेस होते हैं, 6 साइड्स होती हैं, 6 फेसेस होते हैं। तो ये एक फेस के लिए 5 और 6 फेसेस के लिए हम यहाँ पर 6 phi करेंगे = Q/ε0। तो phi की जो वैल्यू होगी, ईच फेसेस पूछा गया है तो ईच फेसेस से Q/6ε0। क्वेश्चन 7, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा समान है। किसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ छोटी है और क्यों। तो गतिज ऊर्जा के लिए डी ब्रॉगली की जो वेवलेंथ का समीकरण है लैम्डा = 1/√2mE_k। ई के यहाँ पर गतिज ऊर्जा है। गतिज ऊर्जा समान है तो हमें पता है यहाँ पर डी ब्रॉगली वेवलेंथ है इनवर्सली प्रोपोर्शनल √m के मास के। और हम जानते हैं प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मास से अधिक होता है, इसलिए इस रिलेशन से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। P का मास ज़्यादा है तो उसका जो तरंग दैर्ध्य होगी वो कम होगी, तो प्रोटॉन के लिए लैम्डा का मान कम होगा। क्वेश्चन 8 यहाँ पर कुंडलियों के युग्म के अन्योन्य प्रेरकत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है जब, पहला है कुंडलियों के बीच की दूरी बढ़ा दी जाए। जो रिलेशन है फ्लक्स का और अन्योन्य प्रेरकत्व का phi = mi। अगर हम डिस्टेंस को बढ़ाते हैं तो फ्लक्स कम हो जाता है। अगर हमने 2 कॉइल की डिस्टेंस बढ़ा दी तो जो फ्लक्स चेंज जो होगा फ्लक्स में वो कमी आ जाती है। फ्लक्स कम परिवर्तित होगा तो यहाँ पर देखिए रिलेशन 5 प्रोपोर्शनल है m के यानी अन्योन्य प्रेरकत्व के। फ्लक्स कम परिवर्तित होगा तो m यानी प्रेरकत्व का मान कम हो जाएगा। b, जब दोनों कुंडलियों में फेरों की संख्या बढ़ा दें, प्रेरकत्व का कुंडली की संख्या
के साथ जो रिलेशन है m प्रोपोर्शनल होता है दोनों कुंडलियों के नंबर ऑफ टर्न्स के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल। यानी अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दें तो m भी बढ़ जाएगा, प्रेरकत्व भी बढ़ जाएगा। प्रश्न 9, एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी d है। प्लेटों के बीच d/t मोटाई की एक धातु प्लेट रखी जाती है तो धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? धात्विक प्लेट के लिए धारिता का जो सूत्र होता है वो होता है ε0A/d-t। यहाँ पर जो t है वो होती है प्लेट की मोटाई। अब प्रश्न में दिया गया है कि प्लेट की जो मोटाई है d/t है, 2 है, तो t के स्थान पर हम रखेंगे समीकरण में d/2, तो ये हमारी धारिता होगी। इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ रहा है 2ε0A/d। ε0A/d धारिता का सूत्र है, हमने यहाँ पर लिख देंगे 2c, यानी प्लेट को रखने पर, धातु प्लेट को रखने पर जो धारिता है वो कितने गुनी हो जा रही है? 2 गुनी हो जाएगी। प्रश्न 10, 60 डिग्री कोण वाला प्रिज्म 30 डिग्री का विचलन देता है। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होगा? यहाँ पर हम अपवर्तनांक का सूत्र रखते हैं प्रिज्म के, n बराबर साइन a प्लस डेल्टा m/2 बटा साइन a/2। a के स्थान पर हम 60 डिग्री और मिनिमम डेविएशन अल्पतम विचलन के स्थान पर हम 30 डिग्री को रखेंगे जो प्रश्न में दिया गया है। हल करने पर n = साइन 45 डिवाइडेड बाय साइन 30। 45 का मान साइन 45 1/√2 होता है और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। 1/2 में जो 2 है वो ऊपर चला जाएगा अंश में, और इस 2 को हम √2 एंड √2 मल्टीप्लाई में 2 बार लिख सकते हैं, तो एक √2 कैंसिल हो जाएगा, कट हो जाएगा, तो हमारे पास बचता है √2 और इसकी वैल्यू जो होगी वो लगभग होती है 1.4, तो उत्तर आएगा हमारे पास 1.4। अथवा में हमें एक प्रश्न दिया गया है, 4 लेंसों की फोकस दूरी व द्वारक का व्यास निम्नानुसार है। ABCD हमें 4 लेंस दिए हैं, इसमें फोकल लेंथ भी दिया है और व्यास भी दिया है द्वारक का। तो हमें बताना है कि दिए गए 4 लेंसों में आप अभिदृश्यक और नेत्रिका के रूप में किसे चयनित करेंगे एक दूरदर्शी बनाने के लिए। तो हमें पता है जो दूरबीन है, जो दूरदर्शी है, खगोलीय जो दूरदर्शी होती है, उसका जो अभिदृश्यक लेंस है वो बड़े द्वारक का होना चाहिए, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लाइट को गैदर कर सके, एकत्रित कर सके। तो उसके लिए एपरेचर बड़ा होना चाहिए। एपरेचर बड़ा कब होगा? जब फोकल लेंथ बड़ी होगी। तो हम कह सकते हैं कि जो लेंस A है उसको हम अभिदृश्यक के रूप में चयनित करेंगे, और नेत्रिका के लिए हम लेंस D को चयनित करेंगे, क्योंकि नेत्रिका के लिए हमें कम व्यास और कम फोकस दूरी के लेंस की आवश्यकता होती है। अब ध्यान दें, बोर्ड में प्रश्न यह भी पूछा जा सकता है कि बनाई गई दूरदर्शी में उसकी आवर्धन क्षमता क्या होगी। तो आवर्धन क्षमता का सूत्र m = FO/FE। FO अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी यानी 100 है, FE नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी 5 = 20 आपके पास आंसर होगा। अब दूरदर्शी की अगर लेंथ पूछी जाए कि कितनी लंबाई का है, तो लंबाई बराबर होता है FO + FE 100 + 5 यानी 105 सेंटीमीटर इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 11, बोर के परमाणु मॉडल की सीमाएं बताइए।
निम्न सीमाएं हैं। यह केवल एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणुओं जैसे हाइड्रोजन व इसके समस्थानिक परमाणुओं को ही व्याख्या कर सकता है। दूसरा, हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में जो स्पेक्ट्रमी रेखाएं होती हैं उनकी सूक्ष्म संरचना को ये एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तीसरा, इस सिद्धांत के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र तथा वैद्युत क्षेत्र में स्पेक्ट्रमी रेखाओं को कई अन्य रेखाओं में टूटने की व्याख्या नहीं की जा सकती। अथवा में जो हमें प्रश्न मिला है, बोर त्रिज्या क्या है, इसका मान लिखिए। तो बोर त्रिज्या हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा की त्रिज्या को हम बोर त्रिज्या कहते हैं। अब इसे हम कहाँ से प्राप्त करते हैं? nth कक्षा की जो त्रिज्या है हाइड्रोजन परमाणु की, उसका जो सूत्र है n² × h² डिवाइडेड बाई πe²। अब बोर जो त्रिज्या है वो प्रथम कक्षा की त्रिज्या है, तो इसके लिए हम n = रखेंगे 1। तो हमें प्राप्त होगा बोर त्रिज्या r = h² m πe²। प्रश्न 12, यद्यपि ट्रांसफार्मर की दो कुंडलियों के बीच सीधा वैद्युत संयोजन नहीं होता, पर ऊर्जा प्राथमिक कुंडली से द्वितीय कुंडली में कैसे स्थानांतरित होती है, आपको एक्सप्लेन करना है। तो हमारे पास ट्रांसफार्मर कुछ इस तरीके से होता है। इसमें दो कुंडलियां होती हैं, प्राथमिक और द्वितीयक। इनके बीच कोई इलेक्ट्रिक कनेक्शन नहीं होता। आप देख रहे हैं जो प्राथमिक कुंडली है वो प्रत्यावर्ती स्रोत से जुड़ी होती है। प्रत्यावर्ती स्रोत से प्रत्यावर्ती धारा प्राप्त होगी जो कि कंटिन्यूसली टाइम के साथ चेंज होती है। अब चेंज हो रही है तो प्राइमरी जो कॉइल है उसके नज़दीक जो सेकेंडरी कॉइल है उसमें फ्लक्स भी चेंज होगा, उसका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाएगा। सेकेंडरी कॉइल में जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो इसमें एक करंट इंड्यूस होगी। यही जो इंड्यूस करंट है, इसी प्रेरित धारा के कारण ये जो इंड्यूस करंट है उस द्वितीय कुंडली में ऊर्जा स्थानांतरित हो जाती है। तो इसे आप इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली प्राथमिक स्रोत से जुड़ी है और जो समय के साथ परिवर्तित होती है, जिसके कारण कुंडली के समीप रखी द्वितीय कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तित होता है। फलस्वरूप द्वितीय कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। इसी प्रेरित धारा के कारण द्वितीय कुंडली में ऊर्जा स्थानांतरित हो जाती है। प्रश्न 13, एक निज अर्धचालक को n व p प्रकार का अर्धचालक कैसे बनाया जाता है? सबसे पहले n प्रकार का अर्धचालक। जब हम शुद्ध या निज अर्धचालक, शुद्ध चालक कौन से होते हैं? जो 4 वैलेंसी वाले होते हैं, जैसे सिलिकॉन, कार्बन। जब हम इन एटम्स में 5 संयोजकता वाला कोई परमाणु मिला दें, 5 संयोजकता वाला, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, इन्हें जब मिलाते हैं तो एन टाइप का अर्धचालक प्राप्त होता है। पी टाइप का अर्धचालक जब हम निज अर्धचालक में 3 संयोजकता वाला परमाणु मिलाते हैं, जैसे बोरॉन, एल्युमिनियम और गैलियम। प्रश्न 14, निम्न परिपथ में P व R के मध्य मिलीमीटर में वैद्युत धारा का मान ज्ञात कीजिए। मिलीमीटर लगा है और हमें इस मिलीमीटर में टोटल कितनी करंट फ्लो होगी वो निकालना है। तो मैंने इस सर्किट को कुछ इजी वे में करने के लिए इसको इक्विवेलेंट सर्किट में लगा दिया। 5 वोल्ट की जो बैटरी है उससे सपोज E1, 5 वोल्ट का जो सेल है उससे सपोज I1 करंट फ्लो हो रही है। इसका जो नाम मैंने रख दिया है E1 और इसका जो संगत प्रतिरोध है वो है 200 ओम R1। बीच में लगा है मिलीमीटर,
नीचे वाले सर्किट में आइए, यहाँ पर सेल E2 4 वोल्ट, संगत प्रतिरोध और करंट जो है इसका वो है I2 और प्रतिरोध है R2 60 ओम। I1 करंट यहाँ से फ्लो होकर और ये I2 दोनों मिलकर जो बीच मिली एमीटर में है टोटल करंट प्राप्त करेंगे I1 प्लस I2 जो हमें मेज़र करनी है। तो सबसे पहले हम KVL किरचॉफ वोल्टेज लॉ को अप्लाई करेंगे लूप DABCD में। I1 प्लस I2 इसका संगत प्रतिरोध 20 है गुणा 20 प्लस 200 प्रतिरोध है, करंट इसके साथ I1 है, माइनस इस परिपथ में जो बैटरी लगी सेल लगा है 5 इक्वल टू 0। इसे हल करेंगे, हमें समीकरण 1 प्राप्त होगी। इसी प्रकार हम लूप A, B, E, F में भी KVL लॉ लगाएंगे। I1 प्लस I2 संगत प्रतिरोध 20, 60 ओम के साथ करंट I2 है, सेकंड जो सेल लगा है वो 4 वोल्ट का है बराबर 0। हम इसे हल करेंगे तो हमें समीकरण 2 इस तरीके से प्राप्त होगी। समीकरण 1 और 2 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, जहाँ से हमें I1 की वैल्यू प्राप्त होगी। I1 की वैल्यू का मान जो वैल्यू है उसको हम समीकरण 2 में रखेंगे तो हमें I2 की वैल्यू प्राप्त होगी। समीकरण 4। अब I1 और I2 को आपस में जोड़ेंगे तो मिलीमीटर में टोटल करंट जो फ्लो हो रही है वो हमें प्राप्त हो जाएगी 0.063 एम्पियर, मिली एम्पियर में कन्वर्ट करने पर 63.95 मिली एम्पियर। प्रश्न 15। दो कला संबंध स्रोतों की तीव्रता का अनुपात 81:1 है। इनके अध्यारोपण से बनने वाले व्यतिकरण प्रतिरूप के उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। हमें पता है तीव्रता अनुक्रमानुपाती होती है आयाम के वर्ग के। प्रश्न में हमें दिया है तीव्रता I1 और I2 का अनुपात 81:1। यहाँ पर I1 और I2 के स्थान पर हम आयाम को रखेंगे A1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर बराबर 81 डिवाइडेड बाई 1। A1 और A2 की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी बराबर के इधर, जब स्क्वायर उधर जाएगा तो वर्गमूल हो जाएगा। 81 का वर्गमूल 9 और 1 का 1 होगा। तो यहाँ पर हमें आयाम प्राप्त हो चुका है A1 9 और A2 1। हमें प्राप्त करना है मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो, महत्तम तीव्रता और न्यूनतम तीव्रता। महत्तम तीव्रता होती है दोनों आयामों के योगफल का वर्ग, और मिनिमम में दोनों आयामों को हम घटा करके उनका वर्ग करते हैं। इस प्रकार हम दोनों का रेशियो निकाल सकते हैं। A1 प्लस A2 के स्थान पर 9 प्लस 1 का स्क्वायर, A1 माइनस A2 9 माइनस 1 का स्क्वायर, 9 प्लस 1 10, 10 का स्क्वायर 100, 9 माइनस 1 8, 8 का स्क्वायर 64। इसको सॉल्व करने पर 25/16